बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। हमने ये वाली बात समझ ली कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते और वो अल्फ़ा या बीटा या गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिसके नतीजे में वो कोई स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। यानी स्टेबल न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर किसी भी तरह की एमिशन नहीं होती, यानी वो किसी दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो हमें किस तरह से पता चलता है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है? तो इसमें आप पहले तो ये वाली बात समझ लें कि कोई हार्ड लाइन रूल नहीं है जिससे ये बात समझी जा सके कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल और कौन से न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते। लेकिन ऑब्ज़र्वेशन बेस्ड कुछ क्लूज़ जो हैं वो मौजूद हैं जिससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि किस तरह के न्यूक्लियस जो हैं वो स्टेबल होते हैं और किस तरह के न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला ग्राफ समझने में हेल्प करता है कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं और कौन से न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते, और किस तरह के न्यूक्लियस जो हैं वो किस तरह की रेडिएशंस एमिट करते हैं, यानी कौन से न्यूक्लियस अल्फ़ा रेडिएशंस एमिट करते हैं, कौन से न्यूक्लियस बीटा रेडिएशन या किसी और तरह की रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो आप ये वाली बात समझ लें कि जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझने के लिए वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है। यानी ये वाली आप बात समझ लें कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसमें चूँकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और उनका जो रेशो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन डिसाइडिंग कि कौन सा न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल और कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। ये ग्राफ जो है वो बुनियादी तौर पे ड्रा किया गया हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान, यानी एक तरफ जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मौजूद हैं और एक तरफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो 1 है, यानी जितने न्यूट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। तो अब ये वाली बात आप समझ लें कि इस ग्राफ में जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है इसके अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे स्टेबल होंगे, यानी ये वाली लाइन के अलॉन्ग ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है इसके अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे स्टेबल होंगे, और इस ब्लू लाइन से आगे और पीछे जितने न्यूक्लियस होंगे उनमें से कोई भी स्टेबल नहीं होगा। यानी दो बातें इस ग्राफ में हमने कर ली कि एक ये वाली जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये ब्लैक लाइन बेसिकली उन एलिमेंट्स के लिए है जिनके लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 है, यानी जिनके लिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बराबर है, और ये ब्लू लाइन जो है ये बेसिकली उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि स्टेबल हैं। तो इस ब्लू लाइन से आगे और पीछे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे उनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल एलिमेंट सिर्फ वो होंगे जो इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग हैं, जिसको अब मैंने रेड लेबल कर दिया। अब कौन से एलिमेंट किस तरह की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करेंगे, इसको समझने के लिए ये जो सर्कल के अंदर ये जो सर्कल किया हुआ है पॉइंट, इसको आप समझ सकते हैं। यानी इस ब्लू लाइन से ऊपर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जिसको यहाँ पे रेड लाइन से जो है वो शो किया गया हुआ है, ये सारे के सारे बीटा एमिशन शो करेंगे, यानी इनके अंदर जो मोड ऑफ एमिशन होगा वो बीटा एमिशन होगा। और जो ब्लू लाइन के अलॉन्ग जितने एलिमेंट आएंगे उनकी तो हमने बात कर ली कि ब्लू लाइन के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके अंदर किसी भी तरह की एमिशन जो है वो नहीं होगी। और इसी तरह से ये वाले एलिमेंट्स हैं जो येलो कलर आपको ब्राइट येलो कलर नज़र आ रहा है, इनके अंदर जो मोड ऑफ डिके है वो पॉजिट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। इसी तरह से ये वाले जो आपको एलिमेंट्स जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं डर्टी येलो कलर जो हैं, ये अल्फ़ा एमिशन शो करते हैं। तो अब इस ग्राफ से काफ़ी हेल्प जो है वो मिलती है ये वाली बात अंडरस्टैंड करने में कि कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं और कौन से स्टेबल नहीं होते, और जो स्टेबल नहीं होते उनमें से कौन से जो न्यूक्लियस हैं वो अल्फ़ा एमिशन, कौन से बीटा एमिशन और कौन से किसी और तरह की एमिशन जो हैं वो शो करते हैं। तो इस लाइन में आप समझ लें कि ये जो ब्लैक लाइन है ये बेसिकली उन एलिमेंट्स को न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है जिनमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो 1 है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर है, और ब्लू लाइन के अलॉन्ग वो एलिमेंट हैं जो कि स्टेबल हैं। ब्लू से ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे जिसको यहाँ पे इस जगह पे रेड कलर से शो किया गया हुआ है, इनके अंदर जो मोड ऑफ डिके है वो बीटा एमिशन होगी, और जो ब्लू लाइन वाले हैं वो तो स्टेबल होंगे, यानी उनके अंदर किसी तरह की एमिशन नहीं होगी। ये जो ब्राइट येलो कलर वाले हैं इनके अंदर जो मोड ऑफ डिके है वो पॉजिट्रॉन एमिशन या
या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगी। और यहाँ पे जो एलिमेंट मौजूद नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर जो मोड ऑफ डिके है वो अल्फ़ा डिके होगा। तो अब ये ऑब्जर्वेशन हमारी ये हो गई कि ब्लू लाइन वाले न्यूक्लियस जो हैं वो स्टेबल होंगे, जो अलॉन्ग ब्लू लाइन आएंगे, और उससे ऊपर और नीचे सारे अनस्टेबल होंगे। अब ये वाली बातें जो हैं इनको हम समराइज़ करते हैं। मसलन इनमें पहली बात यह है कि जो लाइटर एलिमेंट्स के न्यूक्लियस हैं उनमें से वो स्टेबल होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 होता है। ये वाली बात आप यहाँ पे इस ग्राफ में समझ भी सकते हैं कि स्टार्ट में, यानी इस ग्राफ के स्टार्ट में ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर, जिनमें वो न्यूक्लियस जिनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 होता है, वो स्टेबल ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम मूव करते जाएंगे, जो स्टेबिलिटी कर्व है वो इस ब्लैक लाइन से हटता जाएगा। यानी जैसे जैसे v जो एटॉमिक मास है वो बढ़ता जाएगा, तो जो स्टेबिलिटी कर्व है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो हैवियर न्यूक्लियस हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो मोर देन 1 चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। यानी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए n/z जो है ये अराउंड 1 चाहिए होता है, लेकिन हैवियर न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है ये अराउंड 1.5 जो है वो चाहिए होता है। अब इसमें आप ये वाली बात एक समझ लें कि हमारे पास एक अपर लिमिट है साइज़ ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस की। इसका मतलब ये है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 83 वाले एटॉमिक नंबर तक हैं। 83 से ऊपर जितने भी न्यूक्लियस आएंगे वो हर तरह से अनस्टेबल हैं, चाहे उनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो जितना भी हो। ये दोबारा से आप बात समझ लें कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उनके लिए जो अपर लिमिट है साइज़ की वो 83 है। यानी बिस्मत 83 से ऊपर जितने भी न्यूक्लियस आएंगे वो सारे के सारे अनस्टेबल आएंगे, चाहे उनके अंदर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो जो है वो जितने भी हों। अब इसमें आप ये समझ लें कि दुनिया के अंदर जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उन सारों के अंदर जो हैं कम से कम 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। तो अब ये आप समझें कि जो प्रोटॉन होते हैं वो बेसिकली चूँकि लाइक चार्जेस हैं इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन के नतीजे में 2 प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्शन होगी, उन रिपल्सिव फोर्स जो है वो अराउंड 50 न्यूटन्स होंगी, जिसके नतीजे में वो एक दूसरे से 2 × 10⁻⁻15 मीटर अपार्ट जो हैं वो रहेंगे। लेकिन अगर इतना वो एक दूसरे को रिपल्शन देते हैं तो फिर वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल किस तरह से होता है। तो आप ये समझ लें कि उस रिपल्सिव फोर्स के अलावा एक और फोर्स जो है वो न्यूक्लियॉन्स के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो उस रिपल्सिव फोर्स के मुकाबले में तकरीबन 100 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। और ये स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है ये आप समझ लें कि ओवर शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है। यानी न्यूक्लियॉन्स बेसिकली जो पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ये फोर्स उन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखती है। और अगर ये फोर्स जो है वो बैलेंस्ड हो तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, और अगर इम्बैलेंस आ जाए तो न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, और उस अनस्टेबल होने के नतीजे में वो डिफरेंट तरह की रेडिएशन एमिट करता है, जिसको अल्फ़ा बीटा डिके हो सकता है, पॉजिट्रॉन एमिशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है, या गैमा डिके हो सकता है, एट्सेट्रा। ये डिफरेंट तरह के डिके हो सकते हैं। यानी एक न्यूक्लियस डिफरेंट तरह की डिके जो है वो अंडरगो करता है बिफोर के वो स्टेबल हो जाए, और उस दौरान जितने भी रिएक्शंस होंगे, ये पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली कि वो एक रेडियो एक्टिव सीरीज़ बन जाती हैं, और उसमें जो पहला एलिमेंट होता है जो डिके दे रहा होता है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और उस डिके के नतीजे में जो दूसरा न्यूक्लियस बन रहा होता है उसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं वापस जाता हूँ उसी ग्राफ के ऊपर जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरह के न्यूक्लियस जो हैं वो स्टेबल होते हैं और किस तरह के न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते। तो ये वाली बात आप समझ लें कि ये ब्लैक लाइन जो है वो, फिर से ये बात समझ लें कि ब्लैक लाइन उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 होता है, और ब्लू लाइन जो है ये उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और वो सारे न्यूक्लियाई जो इस ब्लू लाइन से आगे पीछे हैं वो स्टेबल नहीं होते। तो एक बात ये आप समझ लें कि लाइटर न्यूक्लियाई को स्टेबल रखने के लिए जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो अराउंड 1 होता है, लेकिन हैवियर न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो अराउंड 1.5 चाहिए होता है। और हमारे पास स्टेबिलिटी की जो अपर लिमिट है वो 83 है, यानी 83 से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहे उनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कोई भी हो वो स्टेबल नहीं होंगे।